हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिनय है। बे आंखें सुमित्रा नंदन पंत की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है। ये कविता सुमित्रा नंदन पंत ने जब देश हमारा स्वतंत्र हो गया था, स्वाधीन हो गया था, उसके बाद लिखी है। इस कविता के अंदर हम देखेंगे कि कैसे जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमें अनाज देते हैं, किसान, उनके पूरे परिवार को नष्ट किया जाता है। उनकी कोई सुरक्षा नहीं होती है, उन्हें भूखे तड़प कर मरना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं कि वो कौन से दुष्चक्र में फंस जाते हैं, जमींदार उन्हें कैसे तंग करते हैं। शुरू करते हैं कविता बिना समय बर्बाद किए। पहले हम हल्की सी कविता की रीडिंग लगाते हैं। अंधकार की गुहा सरी की उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुड़, दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार का गार सदरग वह खिसका। लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल, वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से आंखों में ही घूमा करता, वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। तो पहले इसका थोड़ा अर्थ निकालते हैं, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अंधकार की गुहा सरी की उन आंखों से डरता है मन। इन दो पंक्तियों में यह बताया गया है कि किसान अब इतना कमजोर हो गया है, ना उसको खाना मिलता है, ना कुछ, वो मेहनत कर करके इतना कमजोर हो गया है कि उसकी जो आंखें हैं वो बहुत गड्ढे में जा चुकी हैं, गुफा की तरह महसूस होती हैं। कैसी? गुफा की तरह उसकी आंखें अंधकार की गुफा की तरह महसूस होती हैं। उन आंखों से डरता है मन, और वो इतनी डरावनी हो चुकी हैं कि जो कवि है उसका मन उन्हें देखकर डरने लगता है। भरा दूर तक उनमें दारुड़, दारुड़ का मतलब होता है दुख, उनके अंदर दुख अंदर तक भरा हुआ है। दैन्य दुख का नीरव रोदन, और प्रतिदिन जो रोता, दुख माने दैन्य माने होता है प्रतिदिन, प्रतिदिन रोने धोने का जो रोदन है उसकी आंखों में भरा पड़ा है। एक बार में हम कहें तो कह सकते हैं कि उसकी आंखें बहुत गड्ढे में जा चुकी हैं, उसकी आंखों में खूब दुख भरा हुआ है, और वो दुख जो है, जो आंसू हैं, उन्हें देखकर जो कवि है वो डरने लगता है। इसका मतलब ये है, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। वह स्वाधीन किसान रहा मतलब यह है कि जब देश स्वतंत्र हो गया था उसको ऐसा लगा कि हमें भी स्वतंत्रता मिल गई, उसको जमीन दी गई, जैसा कि सरकारों ने लैंड रिफॉर्म के बाद किया था, उनको जमीन दी गई, तो वो अभिमान से चलता है, अभिमान उसकी आंखों में भरा हुआ होता है। छोड़ उसे मझधार आज संसार का गार सदृश खिसका। लेकिन जब वो आज समस्या में है, दिक्कतों में है, तो पूरी दुनिया उसे मझधार मतलब बीच नदी में, बीच पानी में छोड़कर, बीच दुखों के घेरे में छोड़कर उसको पूरी दुनिया आगे चलने लगती है। अच्छा, ऊपर अनुप्रास अलंकार था इसमें, दारुड़ दैन्य दुख में, दारुड़ दैन्य दुख में, इसमें क्या हुआ, द और द रिपीट हुआ, तो इसमें अनुप्रास अलंकार था। नीचे है कगार सदृश में, कगार सदृश में होगा उपमा अलंकार, क्योंकि कगार सदृश एक मतलब उपमा की गई है, एक तुलना करी गई है। लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल, वह अब जिनसे, द्रग माने होती आंखों, तो किसान को जो पहले उसके खेत थे अब उनसे वो बेदखल हो चुका है, जमींदारों ने छीन लिए हैं, और ये बहुत दयनीय स्थिति है। उसमें उसकी जो आंखें हैं उनमें वो लहराते हुए जो खेत हैं, पहले जिसे किया करता था, उनमें खेती किया करता था, वो उसकी आंखों में बार बार आते हैं, सपने की तरह लहरा रहे हैं। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तरण तरण से, और उसकी जिंदगी की जो हरियाली थी, यानी कि जो जिंदगी की खुशियां थी, उनके तृण तृण से, जो खेत में हरियाली होती है, तृण तृण माने तिनका तिनका, उसे देखकर हमेशा उनकी जो खुशी थी वो ऊपर उमंग आती रहती थी, खुशी रहती थी, उनकी जो हरियाली थी, जो मन की हरियाली थी, वो हमेशा हरी भरी रहती थी। अब तृण तृण में अनुपुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, तृण तृण दो बार प्रयोग हुआ है। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। कवि कहते हैं कि आंखों ही में घूमा करता, आंखों का तारा मतलब बेटे के लिए प्रयुक्त किया उन्होंने, कि उनका बेटा, एक मुहावरा है, बेटे के लिए प्रयुक्त किया है कि वो इतना प्यारा उनका बेटा था, उनकी आंखों में ही घूमा करता था, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। जब जमींदारों ने उनकी, जमींदार जो थे उनकी जब जमीन उनकी छीनी, तो उनके बेटे ने क्या था, वो नौजवान था, उसने उसका विरोध किया, लेकिन उनके जो कारकुन थे मतलब हम कह सकते हैं उनके जो साथ रहने वाले चिमचे थे, उन्होंने उन्हें लाठी से पीट पीट कर उसके बेटे को मार दिया है। आगे कहते हैं, बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती कुर्क हुई वर्दों की जोड़ी। तो किसान क्या था, अच्छा ये एक बार रीडिंग लगाते हैं। बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती हुए कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी, उजरी उसके सिवा किसे कब, पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुखी की थी, बिना दवा दर्पण की घरनी, स्वर्ग चली आंखें भर आती, आंखें आती भर, देख देख के बिना दुधमही, देख रेख के बिना दुधमही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। तो इसमें कवि कहता है कि जो महाजन, महाजन माने होते हैं साहूकार, साहूकार से पहले कुछ रुपए लिए थे किसान ने
खेती वगैरह करने के लिए या दवा दूरी के लिए जो रुपए लिए थे उसका ब्याज हो गया था। तो क्या हुआ, घर द्वार सब कुछ बिकवा दिया। किसके लिए? महाजन ने ब्याज की कौड़ी, पूरे रुपए वसूलने के लिए ब्याज का एक एक कौड़ी, एक एक पैनी, एक एक पाई पाई वसूलने के लिए सब कुछ बिचवा दिया। रह रहे आंखों में चुभते हुए कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी, और उसके पास जो बैल थे, बरद माने बैल थे, बैलों की जो जोड़ी थी खेती करने के लिए, उसको भी जमींदारों ने बिचवा दिया है। उसके पास अब कुछ नहीं बचा है, उसकी आंखों में बार बार वो आती हैं। तो रह रहे में यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। उजरी उसके सिवा किसे कब। उजरी उसकी एक गाय का नाम है, एक सफेद गाय है उसकी, उसको उजरी बोलता है। तो उजरी वो कहता है, उजरी उसके सिवा यानी कि किसान के सिवा पास दुहाने आते देती कब, मतलब किसी को पास दुहाने मतलब दूध काटने के लिए पास नहीं आने देती थी उसकी गाय। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। और वो कहता है कि उस गाय को भी हमने मजबूरी में बेच दिया, महाजन के पैसे लौटाने के लिए हमने बेच दिया। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। और वो क्या सुख के दिन थे जो उजड़ गए, अब बार बार आंखों में आते हैं, वो नाचते हैं, कैसे हम खुश दिन वाले थे। तो इसमें सुख की खेती में उपमा अलंकार, सुख की खेती में बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर। घरनी मतलब घर उनकी पत्नी है जो किसान की, तो वो बीमार पड़ गई, बिना दवा दूरी की वो चली गई, स्वर्ग को सिधार गई, और उसको याद कर करके आंखें भर आती हैं। देख रेख के बिना दुधमही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। तो किसान की एक छोटी बेटी भी थी जो दूध पिया करती थी, माँ का दूध पिया करती थी। तो जैसी माँ मरी, उसकी देख रेख भी नहीं हुई और दूध भी नहीं मिला, तो बेटी वो भी मर गई। यानी किसान का अब कौन कौन मर गया? बेटा मर गया, पत्नी मर गई और बेटी मर गई। अब वो कह रहा है किसान कि घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पतिघातिन पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। इसमें क्या हुआ है कि उनका जब बेटा मर गया है, उसकी विधवा पत्नी, पतोहू माने विधवा पत्नी है, लक्ष्मी थी, उसके गुण लक्ष्मी जैसे थे, लक्ष्मी माने घर की लक्ष्मी थी वो एक तरह से, यद्यपि पतिघातिन। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही उसका बेटा जमींदारों ने मारा तो केस हुआ, एक कोतवाली में केस हुआ। तो कोतवाल ने, गांव के लोग जो अमीर लोग थे, रुपए घूस दिया है और उस पर उल्टा उसकी पत्नी पर केस लगवा दिया। ये कहा कि इसकी पत्नी ने ही अपने पति को मार डाला है। इसीलिए क्या हुआ, कोतवाल यानी कि थानेदार ने उसे अपने यहाँ पकड़ के बुला लिया। इससे उसको बहुत शर्म लगी, लज्जा लगी कि मैंने ऐसा किया नहीं है। तो एक तरह से वो फिर उसने क्या किया, जो पानी का भरा हुआ कुआं था उसमें डूब गई और मर गई। खैर पैर की जूती जोरू, एक न सही दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। तो इसमें कोई गलत बात मानने वाली बात नहीं। उस समय क्या समाज का परिदृश्य दूसरा था, महिलाओं की ज्यादा इज्जत नहीं थी। तो सुमित्रानंदन पंत पे इस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता है। उस समय की जो सामाजिक परिदृश्य था उसको दर्शाने की कोशिश करी। उन्होंने कहा है खैर पैर की ज्योति, जोरू, जोरू माने होता है पत्नी, तो जो पत्नी मर गई उसका कोई दुख नहीं। पैर की ज्योति, ज्योति जानते ही हो आप, और जोरू पत्नी, इनकी एक जैसी स्थिति है। ना सही एक, अगर एक नहीं, एक फट जाती है ज्योति तो दूसरी ले आते, बिल्कुल उसी प्रकार एक पत्नी मर जाती है तो दूसरी ले आते हैं, दूसरी आती। तो इसमें कोई क्वेश्चन उठाने वाली बात नहीं। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती जाती। लेकिन जो अपना जवान बेटा मर गया है उसकी याद कर करके किसान के छाती पर, पेट पर सांप एक तरह से लौटते हैं और छाती एकदम फटती जाती है, इतना उसे खराब लगता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। तो इसमें क्या कहा गया, पिछले सुख की स्मृति यानी कि पिछले सुख की जो यादें हैं, स्मृति यादें हैं, वो आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। क्षण भर के लिए किसान की आंखें चमक जाती हैं कि यार हमारे कितने अच्छे दिन थे। लेकिन तुरंत शून्य में गड़ हुआ चितवन, लेकिन जैसे ही वो वर्तमान में लौटता है, यार अब क्या हमारे पास, अब हम किस बात के लिए खुश हुए, हमारे पास कुछ सोचने के लिए है नहीं। और जैसे ही ये सब सोचता है तो तुरंत उसकी क्या है, जो शून्य में चला जाता है, उसकी चितवन तुरंत नीचे हो जाती, चमक चली जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए सोच में पड़ जाता है। ये थी किसान की व्यथा जो उस समय थी। हालांकि आज थोड़ा सुधार हुआ किसान की स्थिति में, आज जमींदार किसी को ऐसे मार नहीं पाते हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं किस देखने को मिल जाते, किसान भी आज भी आत्महत्या करते हैं। तो एक तरह से ही हमारे किसान अन्नदाताओं को समर्पित एक कविता है। उम्मीद आपको जरूर पसंद आई होगी और आप परीक्षा में अच्छे से लिख भी लोगे। इसी के साथ आप मेरे साथ जुड़ जाइए 12th की हिंदी पढ़ने के लिए। आपने 11th अगर कर लिया है तो थैंक यू।